Good morning, students. Welcome back. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन ऑफ चिक। यह टॉपिक आप लोगों के सिलेबस यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि पेपर 3 है जूलॉजी का, उसकी सेकेंड यूनिट को कवर करेगा। चिक के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। सबसे पहले तो बात आती है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दे आर दोज स्ट्रक्चर्स विच डू नॉट एंटर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एंटर नहीं करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, बट दे लाई एक्सटर्नल टू द एम्ब्रियो एंड हेल्प इन एम्ब्रियोजेनिक प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो एम्ब्रियो के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं बाहर की तरफ से। इन द चिक 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दे आर फाउंड, दैट इज एम्ब्रियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। इस तरीके की 4 मेम्ब्रेन्स जो हैं चिक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चिक की दे आर कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। कंपोजिट यानी कि मिल कर के बनता है, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। 3 जर्मिनल लेयर्स जो हैं उनके द्वारा ये बनकर के बनती हैं, मिल कर के बनती हैं, इसीलिए इनको कंपोजिट स्ट्रक्चर कहते हैं। इनमें से जो एम्नियन एंड कोरियन जो होती हैं वो सोमेटोप्ल्यूर की बनी हुई होती हैं। सोमेटोप्ल्यूर, इसका क्या मीनिंग होता है, जो कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों के संयोजन से सोमेटोप्ल्यूर बनता है, और ये सोमेटोप्ल्यूर जो होता है वो एम्नियन और कोरियन जो है उसको बनाता है। इसी तरीके से योक्सेक और एलेंटॉइस जो होते हैं वो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से बनते हैं, और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर का क्या मीनिंग है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म जो है वो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर कहलाता है। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे योक्सेक के बारे में। Yolk sac, it is the first of the extra embryonic membrane to make its appearance is this yolk sac. During yolk sac formation, the splanchnoplure, that is mesoderm plus endoderm of area opaca, which represents the extra embryonic area of the blastodisc, it gradually grows over the yolk mass and eventually encloses it. This envelope of splanchnoplure on yolk mass, it is known as yolk sac, यानी yolk के ऊपर ये जो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर जो है उसका जो एनवेलप होता है इसे yolk sac कहते हैं। yolk sac, it does not envelop the yolk completely. A small portion of yolk on the ventral side of embryo, it remains uncovered. Through this area, at later stages, the residual albumin, it is reabsorbed. The intraembryonic splanchnoplure of the area pellucida, it folds to form a walled gut or the digestive tract in the body of the embryo. The middle part of the gut, that is the midgut, remains open to the yolk at its lower size. तो इस तरीके से yolk sac जो होता है वो पूरी तरीके से yolk को जो है कवर नहीं करता है, बल्कि में नीचे की तरफ से इसका स्मॉल पोर्शन जो है वो ओपन रहता है, और ये स्मॉल पोर्शन जो है वो एल्ब्यूमिन को रीअब्सॉर्ब करता है। द मिडगट, इट इज़ कंटिन्यूस एंटीरियरली with the foregut and posteriorly with the gut, which develop as the subcephalic or subcaudal folds of the splanchnoplure. इस तरीके से मिडगट जो होता है वो आगे की तरफ तो फोरगट जो है उसके साथ कंटिन्यूस रहता है, और पीछे की तरफ से ये सबसेफेलिक और सबकॉडल फोल्ड्स जो है उनकी फॉर्मेशन करता है। By the progressive growth of these folds, the foregut and hindgut, it increases in extent at the expense of midgut. As a result, the midgut, it reduces in size. Its connection with the yolk, it gradually constricts, and finally it opens on the yolk sac, a narrow duct which is known as yolk duct.
यानी कि जो मिडगट होती है वो धीरे धीरे साइज़ के अंदर छोटी हो जाती है, कंस्ट्रक्ट होती चली जाती है और बाद में जो है वो एक नैरो डक्ट की फॉर्म में रह जाती है जिसको कि योक डक्ट कहते हैं। द योक डक्ट इज सराउंडेड बाय योक स्टॉक एंड द लोअर एंड ऑफ द योक डक्ट विच ओपन्स ऑन द योक सैक इट फ्लेयर्स आउट द रिजेंबल in an inverted funnel. So you can see here is a diagram. This diagram it shows chick embryo successive development of the extra embryonic membrane. Here is the upper diagram. It shows the 2 days incubated embryo. This one is 2 days incubated embryo and the lower one it is the 3 days incubated embryo of chick. So we are talking about the constructions of the midgut. Due to the construction of the connection between the midgut and yolk sac, omphallomesenteric arteries and omphallomesenteric veins they come to lie side by side in the yolk stalk. Omphallomesenteric meaning होता है vitelline, इसका meaning होता है vitelline. Though the yolk duct it connects the midgut and the yolk sac, but through this duct no yolk passes directly into the intestine. Yolk it is absorbed by the endodermal cell lining of the yolk sac. These cells produce an enzyme which digests the yolk and makes it soluble. yolk जो होता है वो yolk sac की endodermal lining जो है तो उस जो होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है और इन सेल्स के द्वारा जो एंडोडर्मल लाइनिंग सेल्स जो होती हैं वो उन सेल्स के द्वारा एक एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि योग को डाइजेस्ट करता है और फिर इसको सॉल्युबल बनाता है। सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके बाद लाइनिंग के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये विटेलाइन ब्लड वेसल्स जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। As the embryo develops, the epithelium of yolk sac it penetrates deep into the yolk and it forms a series of foldings which increases the absorption of surface. The yolk is almost completely absorbed by the yolk sac during embryonic life. Shortly before hatching, the remains of yolk sac are retracted into the abdominal cavity of embryo and the walls of abdominal cavity it closes behind. Within 6 days after hatching, both the walls and the remaining content of yolk sac it is disappear. यानी कि केवल हैचिंग जो है उसके 6 डेज तक ही yolk जो है वो दिखाई देता है yolk sac, उसके बाद में जो है walls और yolk sac दोनों के दोनों disappear हो जाते हैं. Now we will come to the functions of yolk sac. The main function of yolk sac it is to absorb the nutritive yolk. The endodermal cell lining of yolk sac secretes an enzyme which makes the yolk soluble, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और ये soluble yolk जो है वो endodermal cells के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो उनका ग्रुप है एमनियन एंड कोरियन. Amnion and chorion membranes they are made up of somatofluid, that is ectoderm plus mesoderm. Both these membranes they are so closely associated at the time of their origin from extra embryonic area that they are considered together. यानी कि ये दोनों membranes जो है वो एक साथ डेवलप होती हैं, इसलिए ये माना जाता है कि ये दोनों जो हैं वो एक ही हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं डिफरेंट होती हैं. At about 30 hours of incubation, the first signs of amnion formation it appears in chick. At this time, the head of embryo it remains partially embedded in the yolk behind the extra embryonic somatofluid, which lies in front of the head gets elevated and folded. This fold it is known as head folds of the cephalic amniotic fold. The crescentic fold it grows and gradually envelop the head from the front and then extend backwardly on the dorsal side of the embryo. Thus it forms an arc over the head and surrounds the head like a hood. Further development of the head it occurs within this amniotic fold only. The lateral limbs of the head fold it extends backward along with sides of the
embryo as the lateral amniotic folds. The lateral folds, they develop mid-dorsally, come each other over the body of the embryo and finally fuse with each other. This major portion of embryo, it gets covered by the amniotic fold. Like the head fold, on the third day of incubation at the posterior end of the embryo develops a fold which is known as tail fold of amnion. यानी कि जो हेड फोल्ड होता है वो तो 30 डेज ऑफ इंक्यूबेशन पे डेवलप होने लगता है, और ये जो टेल फोल्ड होता है वो थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन के बाद में स्टार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पोर्शन पर होता है. इसको कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड भी बोलते हैं. द टेल फोल्ड इट एक्सटेंड्स anteriorly and it fuse with the backwardly growing head fold and lateral folds on the back of the embryo. ये टेल फोल्ड जो होता है पीछे की तरफ जा कर के हेड फोल्ड और लेटरल फोल्ड्स के साथ जा कर के फ्यूज हो जाता है. द पॉइंट वेयर ऑल द फोल्ड्स फ्यूज विद ईच अदर इट इज़ नोन एज द सीरो एमनियोटिक कनेक्शन. सीरो एमनियोटिक कनेक्शन क्या होता है? जहाँ पर हेड फोल्ड, लेटरल फोल्ड्स और टेल फोल्ड यानी कि कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड्स जो हैं वो आकर के ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ आकर के फ्यूज़ होते हैं. इसको सीरो एमनियोटिक कनेक्शन कहा जाता है. ये सीरो एमनियोटिक कनेक्शन जो है वो एक स्कार लाइक थिकनिंग जो है वो बनाता है. The tail fold, it is smaller than the head fold because it arises at a much later after the development of head fold. It is because of this that the seroamniotic connection forms behind the middle of embryo. Due to the fusion of head, lateral folds and tail fold with each other, the entire embryo excluding the yolk sac, it becomes covered by a double layer of somatopleure. The outer layer, it is called chorion or serosa. It has ectoderm on the outer side and endoderm on the inner side. The inner layer, it is somatopleure. It is known as amnion, which has endoderm on the outer side and ectoderm on the inner side. सॉरी mesoderm on the outer side and ectoderm on the inner side. तो इस तरीके से केवल एक स्मॉल पोर्शन जो है उसको छोड़ करके पूरी की पूरा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो एमनियन और कोरियन जो है उनके द्वारा कवर हो जाता है. द कैविटी बिटवीन द एमनियन एंड द एम्ब्रियो इट इज़ नोन एज एमनियोटिक कैविटी and it is lined completely with ectoderm and filled with the amniotic fluid. The side between the chorion and amnion, it is known as seroamniotic cavity. It is completely lined with mesoderm. यानी कि दो कैविटी हो गई, एक तो एमनियोटिक कैविटी और दूसरी वाली सीरो एमनियोटिक कैविटी. एमनियोटिक कैविटी जो होती है एमनियोटिक फील्ड से फिल्ड होती है और ये एक्टोडर्म के द्वारा लाइन होती है, जबकि सीरो एमनियोटिक कैविटी जो होती है वो कोरियन और एमनियन के बीच वाली होती है और ये मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होती है. The cavity, it is a part of the extraembryonic coelom and it is continuous with the embryonic coelom. The allantois membrane, it develops within the seroamniotic cavity. यानी कि जो फोर्थ मेम्ब्रेन होती है allantois membrane वो इन दोनों कैविटीज़ के बीच में डेवलप होती है. The chorion continues to grow even after the formation of amnion. As a result, the growth of chorion forming somatopleure layer, the chorion reaches the yolk sac and extends over it in the form of an envelope. The chorionic fold, it also closes the amniotic albumin sac. Thus, the chorion and serosa finally envelops the embryo, all the extraembryonic membrane. Now, what is the functions of amnion and chorion? First, we will discuss about the functions of amnion. The amniotic cavity, it is filled with the saline fluid, which is known as amniotic fluid. It forms a lake around the developing embryo. Despite the egg being deposited on dry land, the development of embryo occurs entirely in a fluid medium and thus prevents the embryo from being desiccated.
Second function, the amniotic fluid protects the delicate soft skeleton less embryo from outside physical shock by acting as a hydraulic shock absorber. Third, the mesodermal germ layer of the amniotic membrane, it forms unstripped sclerofibers, the rhythmic contractions of which cause regular slow movements of the embryo. The movements of embryo prevent it from the danger of addition to the extra embryonic membrane. यानी कि जो एम्ब्रियो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो वो रेगुलरली मूवमेंट करता रहता है और ये मूवमेंट जो है उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है उससे चिपकने से प्रिवेंट करते हैं. Then Belinsky in 1970 described a contrasting influence of amniotic cavity on the embryo. According to him, during the course of development, it distanced the embryo, developing embryo from the surface of egg and thereby also from the source of oxygen. Now, functions of chorion. The fluid present in the seroamniotic cavity of the chorion, it provides additional protection from the physical shock to the growing embryo. The cavity of the chorion, it provides the necessary space for growth of the allantois membrane. And third one is the allantois and the chorionic membrane join together and spread below the shell to act like a respiratory organ. Here this diagram it is showing it shows the early chick embryo, which is the marginalization of the extra embryonic area by the body fields. The remaining part of this topic we will